हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि जो आज का शीर्षक है वो है ट्रस्ट और सोसाइटी की फाइल को जब हम प्रिपेयर करते हैं, जब हम उसका आंकलन करते हैं, संलग्न करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो किस तरीके से हमें उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है जिसको ध्यान में रखना चाहिए, किस तरीके से उसको वर्गीकृत करना चाहिए यानी कि क्लासिफाइड करना चाहिए फाइल को, और क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जो हमें किसी भी लोन की फाइल जो कि ट्रस्ट और सोसाइटी से रिलेटेड हो उसमें ध्यान रखने वाली कुछ खास बातें जो वर्गीकृत, जो क्लासिफाइड करी है मैंने इस वीडियो में मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। तो किसी भी फाइल को जो कि ट्रस्ट और सोसाइटी से रिलेटेड है, जैसे किसी की सोसाइटी है या कोई ट्रस्ट है जो लोन ले रही है, तो जो फाइल बनानी है किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, इसी की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और जानकारी एकत्रित करते हैं ट्रस्ट और सोसाइटी की फाइल को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। वीडियो पे चलने से पहले एक और निवेदन मैं करना चाहता हूँ। जो लोग मेरी इस वीडियो को देखते हैं, सराहते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और जो आपके सवाल हैं, जो आप लोगों ने मेरे से कमेंट में जो कुछ सवाल पूछते हैं, मैं कोशिश करता हूँ, मेरी टीम कोशिश करती है कि उनके जवाब देने के लिए समय पे आपको वो सारे जवाब सही रूप में प्राप्त हों। लेकिन कुछ जवाब रह भी सकते हैं, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और जो कुछ ऐसे सवाल थे जिनको मैंने दो चार ऐसे सवाल जो मैंने थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट थे आप लोगों के साथ डिस्कस करने, उन सवालों के जवाब वो मैं वीडियो के अंत में आपको उनके जवाब जरूर दूंगा आज। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और जानकारी एकत्रित करते हैं कि ट्रस्ट और सोसाइटी की फाइल को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का ब्लैक बोर्ड पे, अपनी स्लाइड्स पे। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रस्ट और या सोसाइटी की अगर कोई फाइल आती है तो प्रिपरेशन किस तरीके से होता है। ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो लोग लोन प्रोसेस करते हैं, जो लोग लोन्स में डील करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जो ट्रस्ट और सोसाइटी में या जिनकी ट्रस्ट या सोसाइटी है और या जो लोन लेने की इच्छुक हैं, तो उन्हें भी पता होना चाहिए। इस वीडियो में ये दोनों ही प्रकार के व्यक्ति या जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि ट्रस्ट और सोसाइटी में किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंटेशन को प्रोसेस करते हैं और किस किस स्टेजेस पे किस किस तरीके के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो ट्रस्ट और सोसाइटी के केस में या किसी भी लोन के केस में सबसे पहले आते हैं हमारे पास KYC यानी कि नो योर कस्टमर। ये KYC एक एसेंशियल पार्ट है आज की डेट में किसी भी तरीके की क्रेडिट फैसिलिटी लेने के लिए, स्पेशली अगर एंटाइटी आप किसी कंपनी या ट्रस्ट या सोसाइटी को बनाते हैं। इसके बाद आता है दूसरा पार्ट आपकी फाइल का फाइनेंशियल्स, यानी कि जो आपके फाइनेंशियल्स हैं रिलेटेड टू ट्रस्ट या इंडिविजुअल्स, वो आपके फाइनेंशियल्स होते हैं। तीसरा पार्ट होता है फाइल का बैंकिंग, यानी जो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, लोन अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं, वो बैंकिंग सेगमेंट में आती हैं। और चौथा और आखिरी पार्ट आता है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे अगर आप कोई अनसिक्योर लोन ले रहे हैं, विदाउट प्रॉपर्टी लोन ले रहे हैं, तो चौथा सेगमेंट उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लोन ले रहे हैं या प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन ले रहे हैं, तो ये चारों के चारों शीर्षक आपके लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग KYC की तरफ जानते हैं कि ट्रस्ट या सोसाइटी में KYC किस तरीके से हम लोग एकत्रित करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जब हम KYC की बात करते हैं तो KYC को हम दो पार्ट में विभक्त करते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है हमारा ट्रस्ट और सोसाइटी में। ट्रस्ट और सोसाइटी के जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो KYC में अलग होंगे और इंडिविजुअल मेंबर्स जो ट्रस्ट या सोसाइटी के मेंबर्स होंगे। देखिए, ट्रस्ट या सोसाइटी में मेंबर्स होते हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है तो उसमें डायरेक्टर्स होते हैं, पार्टनरशिप अगर कोई फर्म है तो उसमें पार्टनर्स होते हैं। इसी तरीके से ट्रस्ट और सोसाइटी में मेंबर्स होते हैं, जिसमें भी कि एक अध्यक्ष यानी कि एक चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट होता है। इसके अलावा एक मैनेजर होता है, एक ट्रेजरर होता है यानी कोषाध्यक्ष, और उसके बाद बाकी के सेक्रेटरी होते हैं और अन्य सदस्य होते हैं। ये एक लिस्ट होती है जो एक मैंडेट लिस्ट है, यानी कि सोसाइटी या ट्रस्ट में ये मेंबर्स मैंडेट है। आप एक अध्यक्ष या प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन को रखेंगे ही रखेंगे ट्रस्ट या सोसाइटी में। एक उसमें मैनेजर होगा, वो मैंडेट होता है। ये कुछ एक नाम है जो जरूर होने चाहिए। एक सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, एक सचिव होता है, सेक्रेटरी, एक आपका इसमें ट्रेजरर यानी कि कोषाध्यक्ष होता है, और इसके अलावा आप इसमें उपाध्यक्ष या फिर डेप्यूटी या वाइस चेयरपर्सन
या वाइस प्रेसिडेंट भी रख सकते हैं अपनी ट्रस्ट या सोसाइटी में। उसके सब डिवीजन तो बना सकते हैं, लेकिन ये मेन पद जो है, जो मेन डेसिग्नेशंस हैं, ये जरूर होते हैं। इसके अलावा जब हम ट्रस्ट और सोसाइटी में आगे केवाईसी की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है पैन कार्ड। देखिए, जब भी कोई ट्रस्ट या सोसाइटी बनती है तो उसमें पैन कार्ड उसका जरूर होगा। अगर कोई कहता है कि नहीं, हमने तो ट्रस्ट या सोसाइटी तो रजिस्टर्ड करा दी लेकिन पैन कार्ड नहीं है, तो वो संभव ही नहीं है। कोई भी ट्रस्ट या सोसाइटी को जब हम रजिस्टर्ड करते हैं तो वो पैन कार्ड के थ्रू ही होती है, इसलिए उसका पैन कार्ड मैंडेट है होना। इसके अलावा ट्रस्ट और सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जब हम कंपनी रजिस्ट्रार या ट्रस्ट कोई भी हम इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, जो रजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट होती है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमारी, तो ट्रस्ट और सोसाइटी का उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। इसमें कुछ सेक्शंस होते हैं, अंडर सेक्शंस जो हैं, वो उसकी चर्चा मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन और फाइल प्रिपरेशन की डिस्कशन कर रहा हूं। इससे रिलेटेड बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारी धाराएं हैं, बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो व्याख्या करते हैं कि किस तरीके से ट्रस्ट और सोसाइटी में क्या क्या मैंडेट होना चाहिए। इसके लिए हम अलग से किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ट्रस्ट और सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे मैंडेट है। इसके अलावा ट्रस्ट और सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन डीड, देखिए एक डीड होती है जो नॉर्मल स्टैम्प पेपर जैसे पार्टनरशिप डीड बनती है, वैसे ही वो ट्रस्ट और सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन डीड बनती है, और वो डीड जमा होती है रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफिस में। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहाँ पे इसकी एक कॉपी जमा करानी पड़ती है कि इस ट्रस्ट या सोसाइटी की क्या क्या प्रस्तावना है, किन विषयगत बिंदु पे ये काम करेगी, किस तरीके से इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और किन मेंबर्स और संस्था के सदस्यों के साथ ये काम कर रहे हैं। तो उस रजिस्ट्रेशन डीड का होना जरूरी है, यानी कि पैन कार्ड, ट्रस्ट सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन डीड, ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए। और आखिरी का डॉक्यूमेंट आता है हमारे पास ट्रस्ट या सोसाइटी की मेंबर्स लिस्ट। देखिए, जब जैसे हमारे पास लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स जरूरी होता है, पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स का विवरण जरूरी होता है, वैसे ही ट्रस्ट और सोसाइटी की मेंबर की लिस्ट भी उतनी ही जरूरी होती है। यहाँ पे उसमें जैसा मैंने आपको कुछ पद बताए, कुछ डेसिग्नेशंस बताए, उसमें क्या होता है कि एक अध्यक्ष होता है, एक प्रेसिडेंट होता है या चेयरपर्सन होता है, राइट। इसके अलावा एक मैनेजर होता है, एक सचिव सेक्रेटरी होता है, और इसके अलावा एक ट्रेजरार जरूरी है जो कि सारे खर्चों का, लेन देन का सारा ध्यान रखता है, उसके पास सारा ब्यौरा होता है, और बाकी के सब मनोनीत सदस्य होते हैं, यानी कि मेंबर्स ऑफ सोसाइटी या ट्रस्ट होते हैं। इनकी एक लिस्ट होती है। जब भी कोई ट्रस्ट या सोसाइटी बनती है तो ये लिस्ट के साथ ही रजिस्टर्ड होती है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट ट्रस्ट या सोसाइटी के केस में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये लेने बहुत मैंडेट है। इसके अलावा अगर कोई सर्टिफिकेशन या कोई अलग तरीके का इसमें कोई मतलब कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन ऐड हुआ हो तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन ये बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो हमें लेने ही चाहिए। इंडिविजुअल मेंबर, यानी कि जो सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं मेंबर्स, उनके डॉक्यूमेंटेशन में जाहिर सी बात है सबसे पहले इंडिविजुअल का पैन कार्ड। अभी मैंने जो पीछे डिस्कशन किया वो ट्रस्ट और सोसाइटी का पैन कार्ड है। ट्रस्ट और सोसाइटी के पैन कार्ड में भी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जहां डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है वहां पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगी, वही आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मानी जाती है। पैन कार्ड में जो डेट आती है वही आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मानी जाएगी, क्योंकि सबसे पहले आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप उस पैन कार्ड के बाद आप फिर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ट्रस्ट और सोसाइटी की डीड बनवाते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो पैन कार्ड में जो डेट आती है वही आपकी इनकॉर्पोरेशन डेट मानी जाती है। डेट ऑफ बर्थ इंडिविजुअल में फोटो के साथ आपके पैन कार्ड में उपलब्ध होती है। पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि केवाईसी इंडिविजुअल के किस तरीके से सर्च किए जाते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड हो सकता है इंडिविजुअल का, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें आपके घर का एड्रेस जो है वो होना जरूरी है। अब गवर्नमेंट ने एक रूल और कर दिया है कि आधार कार्ड हर 10 साल में रिन्यू होंगे, री रजिस्ट्रेशन होगा बायोमेट्रिक के साथ, क्योंकि बहुत सारे केसेस में 10-10 साल पुराने आधार कार्ड जब हो जाते हैं तो 10 साल के बाद रिन्यू कराना जरूरी है। ये एक मैंडेट प्रोसेस है। आपके पास नोटिफिकेशन फोन के थ्रू भी आएगा या आप खुद भी जाके करा सकते हैं साइट पे। आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा और हर 10 साल बाद आपको अपना लेटेस्ट आधार अपडेट कराना जरूरी है। फोटो भी आपकी दोबारा नहीं लगेगी, और अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन जैसे आपका एड्रेस, आपने डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कराई है तो वो सारी चीजें सेम रहेंगी, लेकिन फोटो अपडेट हो जाएगी, वो जरूरी है। तो यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी एक चीज ले सकते हैं आप। और इसके अलावा इसमें
इंडिविजुअल का रजिस्टर्ड रेजिस्टेंस जो उनका घर का ई बिल है यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल है या कोई यूटिलिटी बिल जो कि नोटिफाइड हो आपके केवाईसी के लिए कैटेगरी बी में, क्योंकि रेसिडेंस का ई बिल अगर आपके पास आधार कार्ड में एड्रेस अलग आ रहा है तो आपको रेसिडेंस का ई बिल लेना पड़ेगा, क्योंकि उस एड्रेस पे आपको कोई ना कोई या तो रजिस्ट्रेशन प्रूफ चाहिए, आपका रेसिडेंस प्रूफ चाहिए, या फिर आपका ई बिल या यूटिलिटी बिल आना चाहिए कैटेगरी बी में, जिससे कि आपके उस जिस करंट एड्रेस पे आप रह रहे हैं वहां पे उसको सत्यापित किया जा सके। अगर नहीं है तो आपको आधार कार्ड में अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी रिसिप्ट के बेस पे आप फाइल लॉगिन तो करा सकते हैं, लेकिन बिफोर द डिसबर्समेंट आपको आधार कार्ड पे ये सारी चीजें इंडिविजुअल की चेंज करके देनी पड़ेगी। ये एक मैंडेट प्रोसेस है। अगर कोई मेंबर जो जिसका रेसिडेंस रेंटेड हो तो उसे वैलिड रेंट एग्रीमेंट में यहाँ पे मैं प्रेफर करता हूँ कि जब भी कोई रेंट एग्रीमेंट आप लें कोशिश करें कि वो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट हो। वैलिड रेंट एग्रीमेंट का मतलब है कि वो एक्सपायर ना हुआ हो। बहुत सारे रेंट एग्रीमेंट हम लोग ले लेते हैं लेकिन उसमें दिखता है कि वो 11 महीने के लिए है और वो 11 महीने एक्सपायर हुए, 15 दिन बीत गए या 3 महीने बीत गए लेकिन वो एक्सपायर नहीं हुआ। अगर वो एक दिन भी एक्सपायर हो गया है तो वो नहीं माने जाएगा। इवन अगर उसकी डेट आने वाले 1 महीने के अंदर एक्सपायर हो रही है तो हम लोग उसको कह देते हैं कि डिसबर्समेंट में आने में अभी 7 से 10 दिन लगेंगे, हो सकता है कि आपका एक्सपायर ये रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो रहा हो, आप बनवा लीजिए, लेकिन 15 दिन के अंदर अगर एक्सपायर हो रहा है तो हमें चाहिए ही होगा। आने वाले 15 दिनों में भी अगर उसकी डेट एक्सपायरी आ रही है तो हमें रिन्यूड रेंट एग्रीमेंट चाहिए ही होगा। तो यहाँ पे हमने केवाईसी का पार्ट फिनिश किया। यहाँ पे अब आने वाले 3 पार्ट में अगला भाग आता है फाइनेंशियल्स का। तो चलते हैं फाइनेंशियल्स की ओर और जानकारी एकत्रित करते हैं कि किस तरीके से फाइनेंशियल्स ट्रस्ट या सोसाइटी के केस में हमें एकत्रित करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले फाइनेंशियल्स में हम लोग फिर अगेन 2 भागों में विभाग करेंगे, ट्रस्ट और सोसाइटी में और इसके अलावा इंडिविजुअल में। तो सबसे पहले हम लोग ट्रस्ट और सोसाइटी के केस में इनकम टैक्स रिटर्न लेंगे। अब ये कुछ जो लैंडर्स हैं, जो बैंक एनबीएफसीज हैं, ये अलग अलग तरीके से इनके कुछ मानक हैं। कुछ जगह पे 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न मान्य है, कुछ जगह पे 3 साल की भी मानी जाती है। तो आप अगर 3 साल की ले लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, आपके पास रिकॉर्ड में ऑन रिकॉर्ड में ज़्यादा उसको मान्यता मिलेगी। लेकिन आप कोशिश करें कि 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न जरूरी आप एकत्रित करें। अलावा इसके कंप्यूटेशन ऑफ इनकम यानी कि ट्रस्ट की कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम 90% केसेस में ट्रस्ट और सोसाइटी की इनकम 0 ही दिखाई जाती है। 10% केसेस में ही उसमें प्रॉफिट दिखाया जाता है, क्योंकि ट्रस्ट और सोसाइटीज अपना प्रॉफिट डिक्लेयर अपनी स्थिति में ऐसा देखा जाता है कि नहीं हो पाता है। अब मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न्स और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में 0 की होगी तो उसमें आप देख के घबराइएगा मत। अगर वो 0 पे भी है तो भी चलेगा, लेकिन उनका इनकम टैक्स रिटर्न हर साल का भरना जरूरी है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम उनकी होनी जरूरी है। कुछ एक केसेस में अगर जीएसटी जाती है तो जीएसटी भी लेनी पड़ेगी, लेकिन जैसे कोई ट्रस्ट या सोसाइटी है स्पेशली स्कूल के केसेस में तो वहां पे आपकी जीएसटी तो जाएगी नहीं, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, इसके अलावा तीसरा पार्ट आता है बैलेंस शीट भी प्रिपेयर होगी उसकी, और इसके अलावा चौथा पार्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये 4 डॉक्यूमेंट तो बेसिक है। इन 4 डॉक्यूमेंट के अलावा कुछ एक डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि आप ऑप्शनल बेसिस पे ले सकते हैं, यानी कि अगर वो ये 4 डॉक्यूमेंट तो मैंडेट है, इसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट भी इसके साथ प्रिपेयर किए गए हैं, जैसे कि मेंबर्स का रेजोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो मेंबर्स यहाँ पे सोसाइटी के बने हुए हैं उनको रेजोल्यूट किया जाता है, उनमें एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है जिसमें एक साइनिंग अथॉरिटी किसके पास है। ये चीज हमारी रजिस्ट्रेशन डीड में भी लिखी होगी अगर उन्होंने प्रिपेयर किया है तो। अगर डीड में लिखा है तो कोई बात नहीं। इसके अलावा अगर ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करी गई है तो उसमें ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी, लास्ट 3 ईयर्स की ऑडिट रिपोर्ट अगर उन्होंने प्रिपेयर करी है तो। कुछ केसेस में नहीं होती है तो हमें लेने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एनी न्यू मेंबर इन कोर कमेटी। देखिए कोर कमेटी क्या है, जो मैंने अभी आपको जो पद जो डेसिग्नेशंस बताए वो एक मेन इसमें मतलब एक तरीके से आप कोर कमेटी कह सकते हैं। जो ये डेसिग्नेशन इंपॉर्टेंट है, जो सदस्य हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मेन है जैसे अध्यक्ष हो गया, इसमें मैनेजर हो गया, इसमें ट्रेजरर हो गया, इसमें सेक्रेटरी हो गया, इनकी अगर कोई अपॉइंटमेंट हुई है लास्ट 1 साल में या कुछ विगत वर्षों में तो आप जो हमने लिस्ट बनाई थी
जो हमारी मेंबर्स की लिस्ट हमने पहले ली थी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो लिस्ट थी, अगर उसके अलावा कोई ऐड हुआ है तो हमें उसका अपॉइंटमेंट लेटर जो कि सोसाइटी के ही लेटर हेड पे होगा वो लेना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। अलावा इसके अगर इसी तरीके से कोई मेंबर्स रिजाइन करके गया है लास्ट के कुछ विगत वर्षों में जो कि स्टार्टिंग के टाइम पे था लेकिन अब वो नहीं है, तो हमें उसका रेसिग्नेशन लेटर भी लेना पड़ेगा। अब इस कुछ केसेस में ये देखा गया है कि कोई मेंबर एक्सपायर हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो हमें उसका डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है और एक इसमें रेजोल्यूट होता है कि नई एक मेंबर लिस्ट निकलती है, तो हमें वो भी इसमें लगानी पड़ेगी नई मेंबर लिस्ट में डेथ सर्टिफिकेट के साथ। नहीं तो उनका रेसिग्नेशन और अपॉइंटमेंट लेटर भी हमें लेना चाहिए अगर कोई मेंबर गया है या वो इसमें इंक्लूड हुआ है। तो ये जो हमारे 4 डॉक्यूमेंट है, मेंबर्स रेजोल्यूशन, ऑडिट रिपोर्ट, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट और लेटर ऑफ रेसिग्नेशन, ये हमें लेने चाहिए। लेकिन जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो इनकम टैक्स रिटर्न, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये डॉक्यूमेंट मेन है। तो ये हो गए मेन और साथ के साथ सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट। अब हम चलते हैं इसके अलावा जो फाइनेंशियल्स हैं इंडिविजुअल के। अभी हमने जो डिस्कस किया वो ट्रस्ट और सोसाइटी के थे। इसके अलावा ट्रस्ट और सोसाइटी के अलावा जो उसके मेंबर्स हैं, जो उसके जो मेन अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जो भी उस समय लोन पे आ रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट, जरूरी नहीं कि सभी लोन पे आए। अब इसमें से 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें लोन पे आना चाहिए। सबसे पहले जो अध्यक्ष है, जो चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट है, उसका लोन पे होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो ट्रेजरर या सेक्रेटरी में से एक व्यक्ति को जरूर लोन पे होना चाहिए और इसके अलावा जो मैनेजर हैं उन्हें इस लोन पे होना चाहिए। ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें इन लोन की, अगर हम लोग लोन दे रहे हैं किसी ट्रस्ट को या सोसाइटी को, तो इन 3 पदों का उस लोन के स्ट्रक्चर में होना जरूरी है। क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, ये ऐसे पद हैं ट्रस्ट या सोसाइटी में जो कि लोन लेने के बाद जो स्ट्रक्चर है उसे पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। बड़े अति महत्वपूर्ण पद हैं। तो यानी कि अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट सोसाइटी या ट्रस्ट का, मैनेजर या ट्रेजरर या सेक्रेटरी, इन दोनों में से कोई एक अगर अवेलेबल हो, दोनों हो तो बहुत अच्छी बात है। ये 3 व्यक्तियों को रखना बहुत जरूरी है। तो इंडिविजुअल में सबसे पहले हमारे पास आती है इंडिविजुअल की इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 3 साल की। अब ये 3 साल की रिटर्न इंडिविजुअल की, हर प्राइवेट लिमिटेड हो, पार्टनर्स हो या फिर ट्रस्ट या सोसाइटी हो, इसमें लेनी मैंडेट होती है। साथ ही उनकी जो इनकम है उसके किस किस तरीके से, उसमें क्या क्या कंप्यूट किया गया, कैसे टैक्स को कंप्यूट किया गया, कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है, वो जानने के लिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम भी जरूरी है। तीसरा पार्ट आता है बैलेंस शीट का, यानी कि अगर बैलेंस शीट प्रिपेयर करी गई है इंडिविजुअल की तो वो आप इसमें लगा सकते हैं। और बैलेंस शीट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जाहिर सी बात है अगर बना है बैलेंस शीट के साथ तो वो भी लगाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी और रिलेवेंट नोट्स, एनेक्स्चर या शेड्यूल जो कि बैलेंस शीट में दिख रहा हो। देखिए, जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कुछ नोट्स ऑफ अकाउंट, डेप्रिसिएशन शेड्यूल, ये सब कुछ हम लोग साथ के साथ प्रिपेयर करते हैं। अगर अलग से वो बैलेंस शीट में दिख रहा है कोई नंबर, जैसे एनेक्स्चर A, B, C, D, या फिर इसमें हम शेड्यूल के नंबर लिखे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, आपको देखेंगे तो बैलेंस शीट में लेफ्ट और राइट के बीच में दिख जाएगा, उनकी नंबरिंग लिखी होती है। तो आप उसके बेसिस पे अगर वो बैलेंस शीट में दिख रहा है तो वो लेना चाहिए। तो ये वो डॉक्यूमेंट इंडिविजुअल के थे। तो ये फाइनेंशियल पार्ट भी हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ। अब हमें अगले पड़ाव पे चलते हैं बैंकिंग की तरफ। तो बैंकिंग में देखते हैं कि ट्रस्ट और सोसाइटी के केस में बैंकिंग के सेगमेंट में हमें क्या क्या चीजें लेनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बैंकिंग में हमारे को जो चाहिए होगा ट्रस्ट या सोसाइटी की बैंकिंग, जो कि उसी के रजिस्टर्ड नेम पे होनी चाहिए। अगर कोई ट्रस्ट या सोसाइटी बनी है, उसका पैन कार्ड है, तो ये देख लीजिएगा कि वो उसी के नाम से बैंकिंग आ रही है या नहीं। अब कुछ एक केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि ट्रस्ट ABC के नाम से बना है या सोसाइटी ABC सोसाइटी के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन बैंकिंग जो है XYZ के नाम से आ रही है। ऐसा किस कारणों से होता है कि ट्रस्ट और सोसाइटी बनी थी 15 साल पहले, लेकिन उनका जो एक ब्रांड नेम है, ऐसा अक्सर स्कूलों के केस में देखा जाता है कि उन्होंने एक ट्रस्ट या एक सोसाइटी बना ली। सपोज कीजिए कि आदर्श एजुकेशन सोसाइटी या आदर्श एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से एक संस्था बनाई गई, लेकिन उन्होंने एक पब्लिक स्कूल बना लिया या कोई एक ऐसा स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल बनाया उसके अंदर जो कि शिक्षा प्रदान करता है,
लेकिन बैंकिंग उस स्कूल के नाम पे है, ना कि ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम पे। तो ये कब होता है कि जब या तो उस रजिस्ट्रेशन डीड में या किसी ऐसी डीड में उस स्कूल का नाम भी मेंशन होना चाहिए। मैं दोबारा से एक बार आपको व्याख्या करता हूं इसमें कि अगर कोई ट्रस्ट या सोसाइटी बनी है, उसका पैन कार्ड में जो नाम है उसी नाम से वो बैंक स्टेटमेंट भी होनी ही चाहिए। अगर वो किसी और सब नेम से आ रही है या किसी ब्रांड के नेम पे आ रही है जो सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उसका कोई लेटर हमें लेना पड़ेगा। सिर्फ सोसाइटी के लेटर हेड पे लिखवाने से बात नहीं बनेगी कि हमारी ये सोसाइटी है, हमने लेटर हेड पे लिख के दे दिया कि XYZ हमारा ब्रांड है और ये उसकी बैंकिंग है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बैंक कभी ऐसा अकाउंट खोलते नहीं है। अगर बैंक ने अकाउंट खोला है तो वो जरूर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट के बेस पे ही खोला होगा। तो या तो वो रजिस्ट्रेशन डीड में या फिर किसी ऐसे लेटर ऑफ सब ब्रांडिंग को रजिस्टर्ड उन्होंने कराया है जिसमें ये दोनों नाम आ रहे होंगे और इसके बेसिस पे ही वो अकाउंट खुला होगा। नहीं तो अगर कुछ भी नहीं मिलता है आपको किसी कारणवश, तो आपको उस बैंक से ये रजिस्टर्ड सर्टिफाइड कराना पड़ेगा कि ये जो ब्रांड है, जो XYZ नाम से जो ये आपका अकाउंट है, ये इस ट्रस्ट या सोसाइटी के अंतर्गत आता है। ये उन्होंने मालूमात करके ही किया। कोई ना कोई तो इसमें ओनरशिप लेगा ही, या तो जो बैंक अकाउंट है वो लिख के दे, या फिर जो ट्रस्ट और सोसाइटी है वो उन्होंने ये कहीं पे नेम रजिस्टर्ड कराया होगा, उसका रजिस्ट्रेशन कि ये ब्रांड हमारी ट्रस्ट या सोसाइटी का ही एक पार्ट है, ये लेना जरूरी है। आप आई होप कि आपको ये डिफरेंशिएट पता चल गया होगा कि ऐसे बहुत सारे केसेस में आपके सामने आएगा कि जिसमें ट्रस्ट या सोसाइटी किसी नाम से बनी हुई तो है, लेकिन जो बैंकिंग आ रही है वो किसी और नेम से, कमर्शियल नेम से आ रही है, इंडिविजुअल की तो चलेगी नहीं। अगर कोई कहे कि ट्रस्ट मेरा बना हुआ है आदर्श सोसाइटी के नाम से, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा जो मैं नाम ले रहा हूँ अगर किसी का। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेनेशन के पर्पज से आपको बता रहा हूँ कि अगर सपोज कीजिए कि आदर्श एजुकेशन सोसाइटी कोई बनी, तो उसमें बैंकिंग मुझे आदर्श एजुकेशन सोसाइटी की ही लगानी पड़ेगी, ना कि मैं उसमें किसी कॉन्वेंट या पब्लिक स्कूल के नाम की मैं बैंकिंग लगाऊं या मैं उसके किसी मेंबर की बैंकिंग लगा दूं जिसमें लिखा हो करंट अकाउंट। इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा होता नहीं है और ऐसा एक्सेप्टेबल भी नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस नाम से पैन कार्ड है उसी नाम से ट्रस्ट सोसाइटी की बैंकिंग 1 साल की 12 महीने की आप जरूर लें। और आजकल बैंक और NBFC PDF बैंकिंग भी मांगते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि PDF की बैंकिंग यानी कि PDF में वो बैंकिंग बैंक से ली गई हो, ना कि वो कन्वर्टेबल PDF हो, यानी कि पहले आपने फोटो खींची और उसको कंप्यूटर पर ले जाके उसको PDF में कन्वर्ट कर दिया, वो बैंकिंग भी नहीं चलेगी। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल मेंबर्स से मेरा तात्पर्य जो पदासीन लोग हैं, जैसे कि अध्यक्ष, चेयरपर्सन हो गया, और इसके अलावा जो प्रबंधक है, जो मैनेजर हैं, या जो कोषाध्यक्ष हैं, ट्रेजरर हैं, सेक्रेटरी जो सचिव हैं, इनमें से किसी को भी, जिनको भी आपने लोन पे लिया है, उसकी इंडिविजुअल मेंबर्स की बैंकिंग भी हमें 1 साल की चाहिए होगी। यहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर्स की बैंकिंग क्यों लेते हैं? क्योंकि कुछ लोन्स हो सकते हैं इंडिविजुअल के नाम पे चल रहे हों, कुछ लोन हो सकता है सोसाइटी के नाम पे चल रहे हो, लेकिन सोसाइटी की इनकम पे मेंबर्स लोन की EMI सर्विस कर सकते हैं। इसलिए इंडिविजुअल्स की ITR और बैंकिंग हम देखते हैं, ताकि उसमें अगर कोई लोन चल रहा हो या किसी तरीके की कोई EMI सर्विस हो रही हो वो देखा जा सके, या कोई इनकम आ भी रही हो। कई बार ऐसा केसेस में देखा गया है कि ट्रस्ट और सोसाइटी, स्पेशली स्कूल के केसेस में, जो फीसिस हैं वो कई बार पेटीएम के थ्रू इंडिविजुअल्स के नाम पे आ जाती हैं। इंडिविजुअल जो ट्रेजरर है वो अपने अकाउंट में ले लेते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट को फिर वो आगे ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसी इनकम का भी पता लगाना बैंकिंग को देखते हुए बहुत जरूरी है। तो बैंकिंग आप एक बार 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, कोई भी लोन अगर आप कर रहे हैं तो बैंकिंग जरूर देखा करिए। मैं हर बार कहता हूं कि बैंकिंग एक तरीके से, जैसे आप कोई पुलिस है वो किसी शातिर मुजरिम को पकड़ने के लिए जिस तरीके से उसकी फ़ोन डिटेल्स पता लगा लेती है, फ़ोन डिटेल्स एक इफेक्टिव टूल है, वैसे किसी भी फाइल को इवेल्युएट करने के लिए उसकी बैंकिंग बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल है। आप उसकी बैंकिंग 1 साल की देख लीजिए, आपको पूरा उसका क्रेडिट हिस्ट्री पता लग जाएगा कि वो किस तरीके की उनकी बैंकिंग बिहेवियर है, कितनी EMI जा रही है, कितनी इनकम आ रही है और किस फ्लो में आ रही है, हर महीने कितनी इनकम का फ्लो है और किस तारीख के बीच में आपकी इनकम आती है। तो बैंकिंग एक बहुत बड़ा टूल है, अगर आप इसे सर्च करते हैं तो आप किसी भी फाइल को इवेल्युएट बड़े आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा लोन सर्विस बैंकिंग और बैंकिंग ऑफ एनी अबव रिलेटेड फॉर्म,
कोई भी लोन सर्विस बैंकिंग हो जिसमें इसके अलावा सपोज कीजिए आपकी ट्रस्ट या सोसाइटी की बैंकिंग है या कोई इंडिविजुअल मेंबर की बैंकिंग है, लेकिन एक सब बैंकिंग है, मेन बैंकिंग के अलावा एक आपने सब्सिडरी बैंक स्टेटमेंट अपनी एक बैंक खाता और खोल रखा है, वो सोसाइटी का भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल का भी हो सकता है, लेकिन ईएमआई उससे जा रही है, तो आपको मेन अकाउंट भी लगाना है और ये सर्विस अकाउंट जो आपका है ईएमआई का उसे भी लगाना आपके लिए जरूरी है। तो ये वो बैंकिंग के 3 इंपॉर्टेंट टूल्स थे जो हमें बैंकिंग सेग्रीगेट करते हुए, उसको एकत्रित करते हुए ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो बैंकिंग पार्ट भी खत्म हो गया। यहाँ के बाद जो चौथा पार्ट है ये वो है, अगर आप अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन ले रहे हैं या दे रहे हैं तो ही ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिविजुअल नॉन प्रॉपर्टी के बेस पे लोन ले रहे हैं या दे रहे हैं तो ये अगला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जानकारी रखनी जरूरी है, तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। तो चलते हैं प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट की तरफ। तो प्रॉपर्टी पेपर्स में हमारे पास बहुत ही एक्सप्लेनेशन में लिमिटेड पेपर्स है, मैंने पहले की वीडियो में भी बताए हुए वैसे तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आता है लेटेस्ट टाइटल डीड इन फेवर ऑफ ट्रस्ट सोसाइटी इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ कंसर्न। अब यहाँ पे टाइटल डीड क्या मानी गई है? टाइटल डीड देखिए कोई जीपीए नहीं होती है। जीपीए यानी जनरल पावर अटॉर्नी को हम टाइटल डीड्स में नहीं रख सकते क्योंकि वो कभी भी बदली जा सकती है, उनका नेचर ऑफ और स्कोप कभी भी बदल सकता है, और नेचर और या स्कोप को अगर बदला ना जा सके ऐसी डीड होती है, जैसे सेल डीड हो गई, आपकी रजिस्ट्रेशन डीड है, इन सब का स्कोप नहीं बदला जा सकता। लेकिन अगर किसी के नाम पे जीपीए है और जिसने वो जीपीए इशू करी है, यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो वो जीपीए रिवोक हो जाएगी, वो नन एंड वेरीफाइड हो जाएगी। यानी जो अधिकार आपको जीपीए देने वाले ने आपको दिए थे, उसकी डेथ के केस में वो जीपीए निरस्त हो जाती है, या फिर वो जब चाहे कभी भी, अगर आपने किसी जीपीए पे कोई किसी ने आपको जीपीए दी है और वो कभी भी व्यक्ति जीवित रहते हुए चाहे तो उस जीपीए से आपको दिए हुए सारे अधिकार वापस ले सकता है। इसलिए जीपीए को कभी भी हम लोग टाइटल डीड्स में नहीं इंक्लूड करते। जनरल पावर अटॉर्नी चाहे वो रजिस्टर्ड हो या नोटराइज हो, उसको मान्यता नहीं की जाती। तो यहाँ पे टाइटल डीड इन फेवर ऑफ ट्रस्ट सोसाइटी और इंडिविजुअल मेंबर के नाम पे हो तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल नाम पे अगर किसी की प्रॉपर्टी है और वो ट्रस्ट या सोसाइटी में मेंबर से अध्यक्ष है या किसी भी महत्वपूर्ण पद पे है और वो लोन स्ट्रक्चर में आ रहा है, तो हम उसकी भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को रख के लोन दिया जा सकता है। ये अलग अलग बैंक और एनबीएफसी में अलग अलग मानक हो सकते हैं, तो आप जहां अप्लाई कर रहे हैं, जहां से दे रहे हैं, वहां पे आप चेक करके ही इसको आगे प्रोसीड में ला सकते हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन चेन है वो 13 साल की रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ एक जगह पे कुछ टेक्निकलिटीज आ जाती हैं। आज के समय में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे ट्रस्ट और सोसाइटी के नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो ऐसी जगहों पे है जो नॉन अर्बन एरिया में आती है या सेमी अर्बन एरिया में आती है, तो वहाँ पे टाइटल डीड अभी की तो है, अभी 2-3 साल पुरानी एक रजिस्टर्ड सेल डीड हो गई या ट्रांसफर डीड हो गई या जो भी आपने रजिस्टर्ड डीड बनाई है, लेकिन उससे पहले उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, वो सिर्फ खसरा या खतौनी या जमाबंदी पे है, तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो है लेकिन उसकी टाइटल डीड नहीं है। ऐसे में कुछ एनबीएफसीज लोन प्रोवाइड कराती हैं, कुछ बैंक से एनबीएफसीज प्रोवाइड नहीं कराती हैं, तो ये मानक अलग अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो 13 साल की पुरानी, यानी जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो इससे पहले के जो 13 साल है उसकी रजिस्टर्ड डीड की ट्रांजैक्शंस यानी सेल परचेज अगर हुई है तो रजिस्टर्ड टाइटल डीड के साथ ही होनी चाहिए, वो देखा जाना जरूरी होता है। अब अगर बीच में कोई ट्रांजैक्शन जीपीए पे हुई है तो यहाँ पे बैंक या एनबीएफसी के अपने टर्म्स और कंडीशंस होती हैं कि वो देखेगी, अगर उसको सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ जी आपकी ट्रांजैक्शन जीपीए पे 2010 में हुई थी, 2012 में हुई थी, अगर वो ट्रांजैक्शन उन्हें वैलिड लगती है लीगल आपकी सर्च के हिसाब से, तो ही वो आपको लोन स्वीकृत करेंगे, लोन आपका सैंक्शन होगा, अदरवाइज लीगल आपकी ओके नहीं आएगी। ये देखिए कुछ एक चीज़ें जो हैं कंडीशंस, ये बैंक के अपने डिसीजन अपने विवेक पे निर्भर करती हैं कि वो कितने लेवल पे कॉल ले सकते हैं। आपकी सोसाइटी का जो एक्सपोजर है वो कितना बड़ा है और किस तरीके का आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बातें जरूरी होती हैं कि किस जो बैंक के अपने जो एनबीएफसीज हैं उनके अपने स्वयं विवेक पे अपने खुद के सोल डिस्क्रिशन होते हैं, अपनी पॉलिसी के हिसाब से वो कितना अप्रूवल आगे मिटिगेट्स ले सकते हैं। और इसमें एक और पार्ट आता है एनी कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज एनओसी नोटिफाइड इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, यानी कि आप देखिए
अगर हम स्कूलों की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं बार बार स्कूल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेजरली जो ट्रस्ट और सोसाइटी होती हैं वो एजुकेशन से ही रिलेटेड हमारे पास लोन आते हैं। और अगर कोई और अदर सोसाइटीज़ हैं एजुकेशन के अलावा, ऐसे बहुत ही होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे नंबर ऑफ लोन्स देखे गए हैं। लेकिन जो एजुकेशन सोसाइटीज़ होती हैं उन्हीं को लोन अधिकतर हम लोगों ने दिया है, तो मैं उसी पे एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए आज। तो अगर कोई इस तरीके की एजुकेशन सोसाइटी या ट्रस्ट बनी है, वहाँ स्कूल चल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कुछ नॉन, अगर रेसिडेंस एरिया में है या वो नॉन रेसिडेंस एरिया में है, तो कन्वर्जन ऑफ लैंड अगर नहीं हुआ है तो वो आप चेक कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि वो एग्रीकल्चर लैंड पे आपका स्कूल चल रहा है, या फिर वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे कन्वर्जन ऑफ लैंड कराना जरूरी है। अगर जैसे बहुत सारे एरिया ऐसे हैं, दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं, तो वो रिहाइश के बाहर स्कूल बने हुए हैं। जो आवासीय कॉलोनी है, जो रेसिडेंशियल एरिया है नोटिफाइड, उसके बाहर की बाउंड्रीज में वो स्कूल या जो प्रॉपर्टी है वो बनी हुई है। ऐसे केस में या तो वो एग्रीकल्चर होगी, या फिर वो ऐसे गांव की या किसी एक ऐसे नॉन अर्बन एरिया में प्रॉपर्टी नोटिफाइड होगी जिसका लैंड ऑफ कन्वर्जन लैंड कराना जरूरी है, जिसे CLU कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज। अगर वो प्रॉपर्टी रेसिडेंस एरिया में बनी हुई है और उस स्टेट के या उस एरिया के बायलॉज ये कहते हैं कि आपको कन्वर्जन ऑफ लैंड कराना स्कूल को बनाने या चलाने के लिए या ट्रस्ट को बनाने या चलाने के लिए जरूरी है, तो वो कन्वर्जन ऑफ लैंड आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। या फिर वहाँ की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो आपका जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहाँ से NOC या कोई लैंड यूज़ की NOC अगर आपको ज़रूरी है, जो नोटिफाइड है, वो लेनी पड़ेगी। या फिर जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जैसे कि आपकी खसरा जमाबंदी हो गई और खतौनी हो गई, इसमें जमाबंदी में रेवेन्यू रिकॉर्ड में बेसिकली जो नॉन अर्बन एरियाज़ है जहाँ पे अभी भी जो खसरा और खतौनी और जमाबंदी चलती है, तो ऐसी रेवेन्यू रिकॉर्ड में उस ट्रस्ट को नोटिफाइड होना जरूरी है, उसका नामजद होना जरूरी है। तो ये आप चेक कर लीजिए कि अगर वो लैंड में कहाँ पे वो फॉल इन कर रहा है। अगर वो नॉन अर्बन एरिया में फॉल इन कर रहा है तो आपको कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज NOC या फिर नोटिफाइड इन रेवेन्यू रिकॉर्ड यानी खसरा खतौनी या जमाबंदी में उसका नाम चढ़ा होना जरूरी है। साथ ही अगर वो अर्बन एरिया में है तो उसमें टैक्स पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, एप्लीकेबल है वहाँ पे, अगर उसमें यूसेज लैंड यूसेज टैक्स एप्लीकेबल है तो वो आप उसमें चेक कर लीजिए। वैसे अधिकतर जगहों पे जो ट्रस्ट और सोसाइटीज़ होती हैं वो एक तरीके से स्कूल अगर है तो वहाँ पे वो नोटिफाइड कंडीशन में आता है, उसमें आपको टैक्स देने की या कोई इस तरीके का लैंड यूज टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आप अपने एरिया और अपने जो म्यूनिसिपल है उसके हिसाब से चेक करके ही इस चीज़ को मैंडेट करें। लेकिन ऊपर के जो 2 पॉइंट हैं वो मैंडेट हैं, इसको आपको चेक करना चाहिए। लास्ट 13 साल की ट्रांजैक्शन जो है वो रजिस्टर्ड होनी आवश्यक है। तो यहाँ पे हमने ये 4 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं, KYC, फाइनेंशियल्स, बैंकिंग और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। ये चारों पॉइंट ट्रस्ट और सोसाइटी के केस में बहुत ज़रूरी थे। अगर इसमें कोई आपको शंका हो या किसी तरीके की दुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मेरी टीम या हम सब लोग आपको जवाब देने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वाली जो जानकारी है आपको इसमें योग्य लगी होगी। तो ये वो सारी जानकारियां थी जो मैं आप लोगों के सामने लेके आया कि ट्रस्ट और सोसाइटी की जब हम फाइल बनाते हैं तो किस किस तरीके से उन्हें क्लासिफाइड किया जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको हमें इसमें कंपाइल करना होता है और क्या खास बातों का ध्यान रखना होता है। आशा करता हूँ कि जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। ये सारी जानकारी, ये सारी क्लासिफिकेशंस इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। वीडियो पर इसी तरह जुड़े रहिए ताकि आपको आने वाले समय में इसी तरीके की रोचक जानकारियां मिलती रहें। तो वो कुछ सवाल, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि आज मैं उन 1-2 सवालों के आप लोगों को जवाब देना चाहता हूं, जिनमें कुछ मेरे दर्शक जानकारी चाहते थे कि जो लोन डिसबर्स होता है वो डिसबर्समेंट क्या रात को भी हो सकता है? क्या कोई ऐसा डिसबर्समेंट है जो डिसबर्स तो हो गया हो, आपके पास मैसेज भी आ गया हो कि आपका लोन डिसबर्स हो चुका है, बैंक के रिकॉर्ड में भी वो डिसबर्स दिख रहा हो, लेकिन 2-3 महीने निकल जाने के बाद भी वो लोन आपके खाते में नहीं आया है, यानी कि डिसबर्स होने के बाद भी उसका पैसा आप तक नहीं पहुंचा है? मैं यहाँ पे 2 चीज़ें आप लोगों से जिक्र करना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि लोन रात को भी डिसबर्स होते हैं, ऐसा नहीं है। नॉन बैंकिंग आवर्स जिसका आप जिक्र कर रहे हैं मेरे एक दर्शक, तो देखिए जब क्लोजिंग होती है, जब किसी बैंक की
क्वार्टर क्लोजिंग है या मंथ क्लोजिंग है, तो उनके पास नंबर ऑफ़ फाइल्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि उन्हें वो रात को भी निपटानी पड़ती हैं, क्योंकि वो अगले दिन पे डालेंगे तो नेक्स्ट मंथ में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं, और कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकते। तो वो फाइल देर रात तक बैंक एम्प्लॉय काम करते हैं और उसको पूरा कंपाइल करते हैं, डिसबर्स करते हैं। जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में पूरा डिसबर्समेंट प्रोसेस समझाया था, वो पूरा डिसबर्समेंट प्रोसेस उसको फॉलो करते हैं। अब एक और सवाल था कि लोन डिसबर्स तो हो गया है, लेकिन वो आपके खातों में पहुंचा ही नहीं है। और इस बात को एक दर्शक ने तो कहा कि शायद 2 से 3 महीने हो गए कि लोन डिसबर्स दिख रहा है, वो पूछते हैं तो लोन डिसबर्स हो गया है बैंक के खाते में, लेकिन इसके बाद उनके पास कोई जानकारी नहीं है। ऐसी अवस्था में देखिए 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो बैंक की कोई कंडीशन पूरी नहीं हुई है जो कि उन्होंने पोस्ट डिसबर्समेंट अप्रूव करवाई हुई है कि डिसबर्समेंट होने के 7 या 15 दिन के अंदर ये डॉक्यूमेंट हम लोग कस्टमर से ले लेंगे, या फिर कोई पीडीडी यानी पोस्ट डिसबर्समेंट डॉक्यूमेंट, या ओटीसी यानी ओवर द काउंटर जो डिलीवरी है उसमें कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी रिपोर्ट है जो अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँची है। इसका एक सीधा सा स्ट्रेट आंसर है, आपको कस्टमर केयर पे कॉल करना है उस बैंक के। आपके पास नंबर उपलब्ध हो जाएगा, नहीं होगा तो गूगल पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे उसे कॉल कर सकते हैं। उन कस्टमर केयर पे अपना एप्लीकेशन नंबर अगर आपके पास है तो उससे थ्रू अपने फाइल की जानकारी ले सकते हैं कि वो अभी तक पैसा नहीं आया है, या फिर आप अपने पैन कार्ड के थ्रू या मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर्ड दिया है वहाँ पे उसकी जानकारी देके भी आप अपनी पूरी फाइल का स्टेटस देख सकते हैं। स्टेटस डिसबर्स दिख रहा है तो आप उनसे बोल सकते हैं कि पैसा नहीं आया तो किस स्टेज पे है। साथ ही हर बैंक या एनबीएफसी की एक कस्टमर ग्रीवियंस मेल आईडी होती है जिस पे आप वहाँ के नोडल ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। वो मेल आईडी आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, अगर नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा अगर किसी दर्शक को ये चाहिए तो मैं वो प्रोवाइड करा दूं। और बैंक कहता है कि अगर आपको कोई भी असुविधा हो लोन लेने के बाद या लोन लेने की प्रक्रिया में तो आप हमारे ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। ये आपका अधिकार भी है और आप कर भी सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कहीं शंका है या कोई ऐसी जानकारी जो आप समझ नहीं पा रहे तो आप उनके ग्राहक सेवा केंद्र यानी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से संपर्क करके उस जानकारी को आप क्लियर कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये सारी जानकारियां आपको ज्ञानवर्धक और अच्छी लगी होंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँच सकें। अगली वीडियो में मेरे कुछ दर्शकों ने डिमांड की थी, रिक्वेस्ट करी थी कि मैं प्राइवेट लिमिटेड से रिलेटेड कुछ कंटेंट, कुछ और गहरी जानकारियाँ, कुछ और सघन जानकारियाँ मैं इसमें प्रस्तुत करूँ या और विस्तृत जानकारियाँ मैं प्रस्तुत करूँ। तो अगली वीडियो में मैं प्राइवेट लिमिट से रिलेटेड जानकारियाँ लेके आऊँगा। और भी जो आपने रिक्वेस्ट करी है कमेंट्स में कि किस टॉपिक से लेके आपको वीडियो या जानकारी चाहिए, मैं उसको भी वर्क कर रहा हूँ। मैं वो भी जानकारियाँ आपके लिए समक्ष जल्दी लेकर प्रस्तुत होंगे। तो प्राइवेट लिमिटेड के लिए अगली वीडियो में मैं ज़रूर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।